ज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी शैल बी लर्निंग अबाउट फोर्थ लेसन ऑफ our textbook, and the name of the lesson is Mughal Empire. Today we shall be learning the fourth part of this lesson. आज के इस पाठ में हम बात करेंगे अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में, अकबर के नए धार्मिक विचार के बारे में, उनकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, और हम अकबर शासन के समकालीन शासकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। Dear children, in this today's session, we shall be learning about the administrative policies adopted by the Mughal Empire Akbar, his religious tolerance policy, his economy, and also several contemporary kingdoms that had coexisted with the Akbar, the reign of Akbar. So now let us begin our lesson. अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर के प्रशासन का वर्णन अबू फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के तीसरे जिल्द आईन अकबरी में वर्णित है। अकबर के शासन के अंतर्गत राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया गया था। वे सूबे इस प्रकार के थे: दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, अहमदनगर, मालवा, बरार और खानदेश। तो ये 15 सूबे थे जो अकबर के शासनकाल के दौरान उनका विभाजन किया गया था, और प्रत्येक सूबे के एक सूबेदार नियुक्त किए गए थे। और ये सब कुछ विवरण अबू फजल के द्वारा लिखित अकबरनामा के तीसरे संस्करण आईन अकबरी में वर्णित है, जहाँ पर अकबर के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संपूर्ण विवरण दिया गया है। Akbar's administration. Akbar's administration had been described in Akbarnama's third volume, Ain-e Akbari, written by Abu Fazl. It was a biography written by Abu Fazl. The kingdom was divided into 15 subas or the provinces under the Akbar's rule. Following are the provinces, and the name of the provinces are Delhi, Agra, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, अहमदाबाद, मालवा, बेरार and Khandesh. These were 15 provinces called subas. Each subas was headed by an administrative officer called Subedar, and he looks after all the administrative and the political matters related to that particular province. A closer look at Akbar's policy. The broad features of the management of the empire was laid down by Akbar and elaborately discussed by Abu Fazl in his book Akbarnama, especially in its last volume, the Ain-e-Akbari. The empire is divided into provinces called Suba, governed by a Subedar who carries out both military and political function. Because they have the right to keep the army, and the entire cost of the army was borne by the empire itself. They have to maintain the cavalry, they have to maintain the infantry. Thus, these Subedars were entrusted to maintain the military to protect the kingdom. अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। ये सूबे उन अधिकारियों को आवंटित किए गए थे जो सभी प्रशासनिक संबंधी गतिविधियों का निर्वहन करते थे। ये अधिकारी निम्नलिखित थे, यानी बहुत सारे अधिकारियों की एक श्रेणियां बना के रखी थी सम्राट को समय समय पर सलाह देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो उनमें से कुछ सूबों के बारे में अब हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। पहला अधिकारी था सूबेदार। यह प्रांतीय विकास के समग्र प्रभारी थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता था।
दूसरा प्रशासनिक अधिकारी था दीवान। उन्होंने वित्त और विधेयकों के मामलों का हल निकालना था। जी, उन्होंने प्रांतीय अधिकारियों को भुगतान देने का भी प्रभार संभाला था, दीवान। और यही दीवान वो प्रशासनिक अधिकारी था जो सूबेदारों को जागीरें आवंटित करता था। बाद में हम बात करते हैं सदर। सदर एक अन्य अधिकारी है। उन्होंने राज्य स्तर के न्यायिक मामलों की देखभाल की और ऐसे लोगों की मदद की जो दान पाने के पात्र थे। यानी राज्य के अंदर जितनी भी न्याय कानून व्यवस्था है उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? सदर की। और जो जिन्हें मदद की ज़रूरत होती, आवश्यकता होती थी गरीब लोगों को, उनको वो दान के लिए भी मनोनीत करते थे। चौथा अधिकारी था काजी। काजी मतलब आज का मैजिस्ट्रेट। वह एक स्थानीय न्यायाधीश था जिसने छोटी न्यायपालिका के मामलों का ध्यान रखा था, जिसे छोटी सी सीमा में मामलों का निपटारा करना था। Akbar's administration. These subas were allotted to officials who kept a close account of all activities that took place. These officials were as follows. Number one, Subedar. See, there was a chain of several ministers, several officers who used to assist the emperor from time to time in the administrative matter, in the political matter, in the military matter, and in the socio-cultural matter, in the religious matter. So they form the cabinet of ministry, a central cabinet of ministry upon whom the king depends upon to manage the administration, to manage the empire. So we shall be talking about several main officers during the Mughal Empire or during the reign of Akbar. Number one was Subedar. He was the overall in charge of provincial development. Next, Diwan. He solicited the matters of finance and bills. He took charge of giving pays to the provincial officer. See, Diwan is one of the main officer who look after the all revenue related matters. He used to enact some certain bills over which laws had to be maintained. And Diwan was a person who used to allocate the Zagirs among the Subedars. He was overall in charge of the state revenue and political matter. So keep it in mind. Now next officer was Sadar. He took a care of state level judicial matter. He was the person who used to execute the laws in all the form. He also helped people who were needy to get charity. After that, Qazi. Qazi was somewhat similar to the magistrate of today. He was a local judge who took care of small judiciary matters that could be solved in small time limits. So he settled the disputes among the individuals, among the officers in the stipulated period of the time. So he was the person who has the authority to define the law, and it is 100% right that since the Mughals were Muslim, so they dispense justice on the ethics of the Sunni philosophies laid down Prophet Muhammad. Now look at this piece of comic. Each province has also had financial officers or diwan. For the maintenance of peace and order, Subedar was also supported by other officers such as military paymaster called Bakshi, the minister in charge of religious charity collection called Sadar, the military commanders called Fauzdar, and the town police commander called Kotwal. So these were the hierarchy of various officers during the Mughal period, during the in the Mughal administrative setup, and upon them the king solely dependent
to run their administration. Kotwal, next officer, he took the charge of the law and order situation on the state level. Kotwal was the person who deals with the law and order in the state. Mir Baksh, he was in charge of local taxes, collection of revenue for the state welfare. So Mir Baksh was the person who used to look after the accounts, who used to look after the revenue and expenditure matters of the state. Next, Wakar and Navis, they were secret detectives and spy services. They used to gather the information from all nooks and corners of the administration, from the neighboring kingdom, what's going on, and he keep the emperor updated so that they can formulate a strategy how to maintain their empire, how to strengthen their empire. So the success of the Mughal empire depended upon this Vakra Navis officer, a spy agent. अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में अन्य, देखिए पांचवा ये कोतवाल, उन्होंने राज्य स्तर पर कानून और व्यवस्था की स्थिति की जिम्मेदारी ली। जैसे आजकल हमारे पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक है, उस वक्त उनको कोतवाल कहा जाता था। मीर बख्श, वो स्थानीय करों के प्रभारी थे। राज्य के जितने भी क्षेत्र होते थे उस क्षेत्र से जो राजस्व एकत्रित करने का काम किसका होता था? मीर बख्श का। वही राजस्व का पूरा हिसाब किताब रखते थे वो। फिर बाद में हम बात करेंगे वक्र ए नवीस, ये गुप्त जासूस और जासूसी सेवाओं से संबंधित थे, जो राज्य में हो रही घटनाओं की गुप्त जानकारी हासिल करते थे, पड़ोसी शासकों की जानकारी हासिल करते थे, जिसके कारण राजा अपनी नीतियां तय करता था और प्रशासन को मजबूत बनाने की कोशिश करता था। अकबर का सैन्य प्रशासन, अकबर्स मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के पास उच्च नैतिकता के साथ सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुशासित सेना थी, जो एक नियोजित प्रशासनिक प्रणाली का परिणाम थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखी। हर विधा के लिए, अर्थव्यवस्था की हर बात के लिए उनके पास एक देखरेख करने के लिए एक मंत्री मौजूद था, जो अपने विषय की जानकारी, अपने अंतर्गत आय क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जा सके, इसकी वो नीतियाँ बनाता था। तो इस तरह से मुग़ल साम्राज्य एक काफ़ी मजबूत आधार पर खड़ा था, और इसी मजबूत आधार के कारण उनकी सेना भी काफ़ी अनुशासित थी, काफ़ी ताकतवर थी। मनसबदारों के अधीन सेना के अधिकारियों ने सभी का ध्यान रखा और विशेषतः जवानों की निम्नलिखित ज़रूरतों का ख्याल रखा। मनसबदार को भी सेना रखने का अधिकार था। जैसे हमने पढ़ा कि मनसबदार को कितनी सेना रखनी होती है, वो उनके ज़ात पर निर्भर करता है। जितनी ऊंची ज़ातों को होगी उतना ही अधिक उनके पास सैन्य बल होगा। तो ये सैनिकों को समय समय पर वेतन मिले, उनकी सेना मजबूत रहे। इसके ये किस बात पर निर्भर करता है कि उनको वेतन कितना दिया जा रहा है, उनके पास रसद सामग्री क्या है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। तो ये सब कुछ मनसबदार देखता था, और उसी कारण उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 4 विशेष बातों पर ध्यान दिया। पहला, समय पर वेतन मिलना, यानी अपने सैनिकों को समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करना। दूसरा, घायल सैनिकों के उचित चिकित्सा का ख्याल रखना। तीसरा, उन्हें कर मुक्त राशन देना, यानी फ्री राशन देना, उनको मुफ्त राशन देना। चौथा, नियमित स्वास्थ्य जांच और योग्य सैनिकों को पुरस्कृत करना, अपने सैनिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच करना और योग्य सैनिकों को पुरस्कृत करना, ये उस समय वो पद्धति अपनाई जाती थी। और यही परंपरा आज भी हमारे भारतीय सशस्त्र सेना बलों के साथ किया जा रहा है। उन्हें समय समय पर वेतन दिया जा रहा है, उनके लिए पे कमीशन अलग है, उनके लिए ये जो चिकित्सा के लिए अलग से हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, उनको राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। तो ये परंपरा देखिए मुग़ल साम्राज्य से आज भी
उसी तरह से जो है चली आ रही है. According to the historians, Akbar had the most well equipped and decorated army with high morale, which were the result of the planned system. Since the Mughal emperor had developed a very strong administrative setup, there was one officer for each sector, and the responsibility of the sector responsibility of the minister was to develop their sector, and there was another officer to look after the activities of this officer, so that they couldn't do corruption, and they couldn't do any kind of the unwanted, unlawful activities, and if ever they were found in such activities, they were severely punished. As a result, the army of the Mughal empire remained loyal to their emperor, since they were ensured that the emperor was there to look after their needs. The army officials under the Mansabdar took care of all the following needs of the soldiers. Number one, getting pay on time, taking care of well-being of injured soldiers, granting them tax-free ration, regular health checkups, and awarding the deserving soldier. See, such these factors, these four factors are still implemented in our military setup. All these all the armed service personnel, they are getting salary in time. They have a different pay commission for them. uh, they have a different separate hospitals, military hospitals, for them to look after their health related problem. The government of India gives them free tax free ration at the subsidiary rate. There is a provision of CSD canteens also, and there is a regular health checkup, and awarding the deserving soldiers soldiers even today. मुगल शासन के दौरान भूमि आय अर्जित करने का मुख्य स्रोत था. अब हम बात करते हैं अकबर का वित्तीय प्रशासन के बारे में. मतलब जाहिर सी बात है, उस वक्त कोई आर्थिक गतिविधियाँ इतनी नहीं थी, उद्योग व्यवसाय उतने विकसित नहीं थे, तो जाहिर सी बात है राज्य की आमदनी का एकमात्र स्रोत क्या होगा? भूमि से ये उत्पन्न आय, यानी कृषि कर. प्रशासन के राजस्व मंत्री मामलों की देखरेख करने वाले मुख्य वित्त अधिकारी राजा टोडरमल थे, जिन्होंने वित्तीय मामलों में उत्कृष्टता प्राप्त की और साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि को बीघा की इकाई में मापा. बीघा मतलब क्या है? एक प्रकार की इकाई है जिसमें हम ज़मीन को मापते हैं. जैसे कपड़े को हम मीटर में मापते हैं, सड़क को हम किलोमीटर में मापते हैं, वैसे तरह जो खेती लायक ज़मीन है उसको बीघा में मापते हैं. अभी हमने पिछले ही भाग में हमने पढ़ा कि राजा टोडरमल ने कृषि राजस्व की कौन सी पद्धति विकसित की? जब्त पद्धति, जहाँ पर उन्होंने कृषि के को अलग भागों में बांटा. हर जो कृषि फसल के लिए अलग से कर निर्धारित किया. ठीक है, और 10 साल के लिए उन्होंने ये पद्धति चलाई. तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है कि राज्य के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल ने एक सुनियोजित राजस्व पद्धति जो विकसित की और जो कृषि योग्य भूमि को बीघा में मापा. एक बीघा भूमि कितने के बराबर होती है? एक बीघा जो भूमि होती है वो 0.4 एकड़ के बराबर होती है. 0.4 एकड़ इज इक्वल टू 1 बीघा. तो ये बीघा क्या है? एक कृषि इकाई है. Akbar's financial administration. Land was the main source of income during that time. The main officer who took care of the process
was the finance officer Raja Todermal, who excelled in the financial matter and exerted the idea of measuring the land on the scales of bighas. 1 bigha land equals to 0.4 acre. See, in the previous part we had learnt about the Raja Todermal's agrarian revenue system. He devised the revenue system called Zabt, in which he has he has made the division of the agrarian land into different types. He has categorized the agricultural produce on two bases. One is the fodder crops, and second one was the commercial crops, and he allocated different tax level for each kind of the crops and each kind of the agrarian land. So he measured the agrarian land on the scale of bigha. 1 bigha of land equal to 0.4 acres. उन्होंने ये भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया। उन्होंने मतलब राजा टोडरमल ने खेती लायक ये भूमि को 4 भागों में बांटा। और वो 4 भाग क्या है? ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, और ये जो विभाजन है उन्होंने ज़मीन की उर्वरता के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ज़मीन कितनी उपजाऊ है, उसमें कितने खनिज तत्व मौजूद है, वो कितनी पैदावार देती है, उसके अनुसार उन्होंने ज़मीन को 4 भागों में बांटा। सबसे पहली ज़मीन है पोलस ज़मीन वो प्रकार की होती है जिसमें पूरे साल खेती की जा सकती है और जो फसल की पैदावार भी अधिक होती है। ऐसी ज़मीन को हम पोलस ज़मीन कहते हैं। दूसरी ज़मीन है परोती ज़मीन वो होती है जिन्होंने जो ज़मीन को हम कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर किसी प्रकार की खेती नहीं करते। और ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ज़मीन अपनी ये उर्वरता यानी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन दोबारा से प्राप्त कर ले। देखिए यहाँ पे लिखा, खोई हुई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए लगभग 2 वर्ष तक एक कटाई के बाद ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसी ज़मीन को हम परोती कहते हैं। तीसरा छाछर एक फसल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि, फिर 4 से 5 साल तक उसको परती कहते हैं। यानी छाछर वो प्रकार की ज़मीन है जिसमें 4-5 साल में केवल एक ही बार उस पर खेती कर सकते हैं और बाद में उसको दोबारा से खाली बंजर छोड़ देते हैं। ऐसी ज़मीन को हम छाछर कहते हैं। बंजर मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती। जो बांझ होती है, बांझ भूमि जो खेती योग्य नहीं होती, उसको बंजर भूमि कहते हैं। तो ये उन्होंने अकबर के समय में ये 4 वर्गीकरण के ज़मीन के, पोलज, परोती, छाछर और बंजर। किसानों को बहुत सारे मुआवजे दिए गए थे, कंपेंसेशन दिए गए थे। सूखे और बाढ़ या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कर लगान माफ़ कर दिए जाते थे, नहीं तो हटा दिए जाते थे। किसानों से किसी भी प्रकार का लगान नहीं लिया जाता था। राज्य को उपज का 1/3 राजस्व देना होता था। यानी इन किसानों को सरकारी खजाने में अपनी कुल उपज का 1/3 उत्पन्न या तो मुद्रा में या तो फिर फसल के रूप में देना होता था। Akbar's financial administration. He had classified the land into four different types. Number 1, pollers. The land that was cultivable all throughout the year and gave rich harvest is called pollers. Means the most fertile type of the land was called as pollers. Paroti. Land left a fallow after one harvest for almost 2 years to regain the lost fertility was called paroti. Means the land which lost its fertility after few years of the agriculture, then that land was left fallow for more than 2 years to regain the fertility. Such kind of the land was known as
Paroti. Now Chachar, land used for one harvest, then left fallow for 4 to 5 years was called Chachar. And fourth one, Banjar, the infertile land that was not cultivable at all was called Banjar. So now you get the idea? Now there were four different types of the land. One was Polaj, another one was Paroti, number 3 was Chachar, and number 4 was Banjar. Farmers were given lots of compensation. Taxes were removed during the drought and floods of any kind of natural calamity. So that was the provision during the Mughal period. If there was any natural calamity like flood, famine, drought, etc., and the peasant couldn't pay their due taxes at that time, the emperor might, not always, might give concession or compensation to the farmers. They may forego the taxes also. State got one third of the produce, means every peasant was compelled to pay one third of their produce to the state as a tax. अकबर की धार्मिक तिथि, अकबर रिलीजियस पॉलिसी. लुक एट दिस मॉन्यूमेंट. ये इस इमारत को देखिए. ये इमारत फतेहपुर सीकरी की है. यहाँ पर 1570 ईस्वी सन में अकबर ने अखिल भारतीय धर्म परिषद ली थी, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग धर्म गुरुओं को उन्होंने बुलाया और उनके धर्म के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं उनका उन्होंने संग्रह किया और उन्हें ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार धर्म को के मामलों को लेकर इतने लोग कट्टर क्यों होते हैं. और इसी से प्रेरित होकर बाद में उन्होंने सुलह कुल की नीति लागू की और एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लुक एट दिस मॉन्यूमेंट केयरफुली. दिस मॉन्यूमेंट is Fatehpur Sikri, where Emperor Akbar in 1570 took all India religious conference, where he had invited all the religious head to discuss about the religious matter and to discuss why their peoples were so intolerant about their religion, why there is so much of tussle between the different religion or among the same religion, and inspired he tried to gather the principles, the ethics of each religion, and try to develop the sulh kul policy, and he tried to introduce a new religion, deen e ilahi, but that religion was not at all welcomed by the society, and only 3% who had embraced this religion. One, the Akbar himself, another one was the Birbal, and third one was Todarmal. Now let us learn more about this Akbar religious policy. ये देखिए, ये अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में अखिल धर्म परिषद ली थी, उस धर्म परिषद का एक चित्र है. अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनको उन्होंने आमंत्रित किया और उनके धर्मों के बारे में जानने की कोशिश की. 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उलेमाओं, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरदुश्त अनुयायियों के साथ धर्म के मामले में चर्चा की. ये चर्चा इबादत खाने में हुई. इबादत खाना वो स्थान है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं या उनकी आराधना करते हैं. इस धर्म परिषद से सम्राट ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्वान धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में मतान्ध होते हैं. ऐसे लोगों को धार्मिक कट्टर कहा जाता है, जो सामाजिक विभाजन और समाज में असामंजस्य की स्थिति निर्माण
करती है। यानी जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो केवल अपने धर्मों को ही अच्छा कहते हैं और दूसरों को के धर्मों को वो स्वीकार नहीं करते या उनको मिथ्या कहते हैं। और इसके कारण जो है एक धर्म के धर्मगुरु और दूसरे धर्मों के बीच में कटुता, असामंजस्यता और शत्रुता बढ़ती है। और ये किसके कारण होती है? कट्टरता के कारण, इनटॉलरेंस, असहिष्णुता के कारण, क्योंकि हम दूसरे के धर्मों की अच्छी बातों को स्वीकारना नहीं चाहते। तो ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति की ओर ले गई, जिससे प्रेरित होकर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। क्या है ये दीन ए इलाही? दीन ए इलाही का मतलब है ईश्वर का धर्म। इस धर्म के अनुयायी मुसलमान और हिंदू दोनों ही थे। इसमें पारसी, जैन और ईसाई धर्म के मूल विचारकों को भी शामिल किया गया था। तो ये एक धर्म है, यानी सभी धर्मों का संकलन, यानी दीन ए इलाही। सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें उसमें सूफी संत के द्वारा कही गई बातें भी थी। उसमें इस्लाम धर्म के धर्मगुरु ने जो कहा उनकी भी बातें थी। ईसाई धर्म के जीसस ने जो कहा उनकी। तो ये सभी का एक संकलित रूप था दीन ए इलाही। Akbar's religious policy. What is Deen e Ilahi? Deen e Ilahi means the religion of God. The follower of this religion were both Muslim and Hindus. It also included the basic ideas of both Persians and Christians. So the compilation of all good principles or good ethics of all other religions is called Deen e Ilahi. In 1570, Akbar discussed the dharma or the religion, the religious cases with the ulemas, Brahmins, Jesuit priests, Zardashta followers at Fatehpur Sikri. Zoroastrian means Zoroastrian. Jesus priest and Zoroastrian. Read this word as Zoroastrian. This discussion took place in Ibadat Khana. What is Ibadat Khana? The Ibadat Khana was a place where all the Mohammedans or the Islamic follower, they used to pray to their prophet or Allah. That was the place called Ibadat Khana. From this Dharma Parishad, the emperor concluded that scholarly religion and religious customs are in conflicts. Such peoples are called religious fanatics, which create social division and disharmony in the society. Since the religious preachers are fanatics, they used to consider only their religion above the other religion. That's why a kind of the intolerance developed in the society, a kind of hatred developed in the society, which was not good for the administration. This experience led Akbar to frame a policy called Sulh-e-Kul or universal peace. He tried to imbibe the policy of Sulh-e-Kul among their citizens. Inspired by this, he started the Deen e Ilahi religion. मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात, यानी मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ, इसके बारे में हम केवल संक्षिप्त रूपरेखा जानेंगे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और समृद्धि में वृद्धि हुई। शाहजहां के काल में उच्चतम पद प्राप्त करने वाले मनसबदारों की कुल संख्या 8000 में से मात्र 445 थी। इनमें से भी मात्र 5.6 मनसबदारों को ही साम्राज्य के कुल राजस्व का 61% राजस्व मिलता था, जिन्हें वो सैनिकों को वेतन देने के बाद अपने पास रखते थे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य
ने बाबर से 1526 से लेकर 1707 तक अपनी उत्कर्षता के नए नए आयाम प्रत्येक वर्ष जोड़ते गए और उनका साम्राज्य काफ़ी विशाल हो गया, सैन्य दृष्टि से काफ़ी कुशल हो गया और आर्थिक समृद्धि में भी वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में आया। लेकिन ऐसे साम्राज्य के अंदर आर्थिक असमानता अपनी चरम सीमा पर थी, जहाँ पर साम्राज्य का अधिकतर संपत्ति, अधिकतर धन केवल कुछ एक गिने चुने परिवारों के पास ही से सीमित था। बाकी शेष जनसंख्या निरी गरीबी में जी रही थी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि शाहजहाँ के समय में 8,000 मनसबदार थे और लेकिन उन 8,000 मनसबदार में से केवल 445 जो मनसबदार थे वही केवल धनी थे और इन 445 जो मनसबदार थे उनमें से भी मात्र 5.6 मनसबदार ही ऐसे थे जो पूरे के पूरे जो है साम्राज्य का पूरे के पूरे जो अपने राज्य के राजस्व का 61% राजस्व का लाभ लेते थे। बाकी जितने भी मनसबदार थे वो गरीबी में जीते थे। तो यहाँ पे यही लिखा है 5.6% ऐसे मनसबदार थे जिनके पास राज्य की 61% जो है राजस्व पर इनका नियंत्रण था। बाकी आप देखिए यहाँ पर 5.6 100 में से 5.6 यानी लगभग 94% ऐसे मनसबदार थे जो संपन्न नहीं थे। तो यही जो केवल संपन्न जो मनसबदार थे वो अपने सैनिकों को वेतन दे पाते थे और एक अच्छी घुड़सवार, अच्छे जो सेना का रख रखाव वो उनका खर्चा उठा पाते थे। मुगल सम्राट और मनसबदार अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा भोग विलास की वस्तुओं पर व्यय करते थे। इससे किसानों और शिल्पकारों को तो लाभ होता था, लेकिन निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। आप जितने भी मुगल सम्राट देखिए, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत बड़े बड़े मकबरे, बहुत बड़े बड़े महल बनाए और उनमें से जो सबसे अधिक जिन्होंने वास्तुकला का निर्माण किया उनमें नाम आता है शाहजहाँ का। ताजमहल, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के बारे में आप जानते हो, जिसको उस समय बनाने में लगभग 27 करोड़ की धनराशि उस वक्त लगी थी और मकराना जो संगमरमर की टाइल और हीरे जवाहरात ये कहाँ से वो लेके आए। लाल किले, दिल्ली के लाल किले में जहाँ पर शाहजहाँ का जो सिंहासन था उसके पीछे की जो दीवार थी उसमें भी कोहिनूर, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और बहुत सारी कीमती वो हीरे मानिक जड़े होते थे। तो ये सब निर्माण का पैसा आता कहाँ से था? ये सब निर्माण का पैसा राज्य के किसानों से, व्यापारियों से लिए गए कर के पैसे से ही वो आता था और ये सारा का सारा पैसा वो राज्य के विकास में ना लगाकर ये अपने भोग विलास में लगाते थे। इससे जो गरीब जनता थी, जो किसान थे, वो भूखमरी की स्थिति पे में पहुंच गए। उनके पास खेती में निवेश करने के लिए, उद्योगों में निवेश करने के लिए धन नहीं बचता था। इसलिए इसके शासनकाल में अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई। हम आगे पढ़ेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था में धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, क्योंकि जब भी निर्माण कार्य होता था या जब भी कोई ऐसे वस्तुओं की मांग होती थी बाज़ारों में, तो ये व्यापारी, इनसे जुड़े हुए व्यापारी उनकी आपूर्ति करते थे। Mughal Empire during 17th century and after, the administrative and military skills of Mughal Empire increased the economic and prosperity. The total number of Mansabdar who attained the highest rank during the reign of Shah Jahan were only 445 out of 8,000. See, there were 8,000 Mansabdar during the reign of
or Shah Jahan, who were rich, who were considerably rich. But out of these 8,000 Mansabdar, there were about 445 Mansabdar were such who were millionaire. They were not simply rich, but they were millionaire. Out of these, means out of 445, only 5.6% of Mansabdar used to get the 61% of the total revenue of the empire, which they should adopt after paying their salary. Means they used to pay the salary to the soldier, and whatsoever the balance remained with the Mansabdar was their income. But they were only 5.6. See, only 5.6% of the total Mansabdar during the reign of Shah Jahan, they were getting 61% of the total state revenue. Now, consider one example. If the state generate only 100 rupees of the revenue, only 100 rupees of the revenue, so only the 6 Mansabdar, only the 6 Mansabdar, they get 61 rupees as their income, and rest 94 Mansabdar, they have to rely on 40 rupees only. So such was the case. There was so much of economic differences between the people. The rich became richer day by day, and the poorer became poorer day by day. So that was the condition during the Mughal Empire after Akbar. The Mughal emperor and Mansabdars used to spend a large percentage of their income on the items of luxury, which benefited the farmers and craftsmen, but saved less money for investment in the other sector. Investment in the There was no investment in agriculture, no investment in the industry, and that's why the agriculture was solely depend upon the mercy of the monsoon. And if monsoon gives a skip, monsoon skips in one season, the farmer comes to the starvation. In such an economy, rich peasants, artisans, groups, traders, and Mahajan used to earn more profit. Since this emperor used to live a very lavish life, they used to construct so many palaces, mausoleum, mosques during their reign. So the money thus generated in the economy, which can be either used in a productive manner, got wasted in the construction of the palaces and the mausoleum. Take the example of the Shah Jahan. During the period of the Shah Jahan, so many monuments were built, like Red Fort in Delhi, Red Fort in Agra, Taj Mahal. So, upon the construction of these monuments, Shah Jahan had extravagantly spent the state revenue. As a result, some farmers came to the starvation. अर्थव्यवस्था में अमीर और गरीब में खाई अधिक चौड़ी होती गई। कुलीन वर्गों के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, लेकिन जो गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाते थे। विदेशी यात्री भारत में व्याप्त दरिद्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, जैसे औरंगजेब के बाद जितने भी जो सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया, अपने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करें, क्योंकि वो कमज़ोर सम्राट, उसके बाद कमज़ोर सम्राट जो आए, जो मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और इसलिए कई सूबेदारों ने मुगलों से हटकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू किए। जैसे हैदराबाद की स्थापना किसने की? निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने, वो एक मनसबदार था मुग़ल साम्राज्य के अधीन। अवध साम्राज्य की स्थापना हुई बुरहान उल मुल्क
सादत खान ने की। बंगाल बंगाल राज्य अलग हो गया मुगलों से। वहाँ पर मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। लेकिन इतने सब कुछ हो जाने के बाद भी ये सब के सब जो नवनिर्मित राज्य थे या साम्राज्य थे, वो उन्होंने मुगलों की ही अधीनता स्वीकार की, मुगलों के ही वे वफादार रहे और 19वीं शताब्दी के अंत तक वे उनको अपना समर्थन देते रहे। ये सब बातें हम इसी पुस्तक के अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। The gap widened between the rich and the poor in the economy. The elites had a lot of money and resources in their hand, but those who were poor could barely get enough money or enough resources, and they lived under absolute poverty. Foreign travelers were surprised to see the prevalence of poverty in India. As the Mughal Empire moved toward the decline, many of the Subedars started moving away from the Mughal to establish their own independent kingdom, because after the death of the Aurangzeb there was no strong Mughal who could withhold the revolts of their Subedar or revolt or invasion from the neighboring kingdom. That's why the Mughal Empire began to shatter. It began to disintegrate, and several Subedar taking the advantage of this chaotic condition declared themselves independent. So, to quote a few examples, we can mention the name of Hyderabad. The Hyderabad state was established by one of the Subedar under the Mughal Empire, Nizam ul Mulk Asaf Jahan. Similarly, Awadh was established by Burhan ul Mulk Saadat Khan and the Subedar who got separated from the Mughal Empire. Third, Bengal, and this Bengal state was established by Murshid Quli Khan, again one of the Subedar under the Mughal administration. Nevertheless, this newly formed kingdom continued to support the Mughal Empire till the 19th century. They remained loyal. They used to assist the Mughals till the end of 19th century. ऑटोमन सम्राट और अकबर के समकालीन शासक. नाउ ऑटोमन एम्परर एंड रूलर्स कंटेम्परेरी टू अकबर. देखिए, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक. आइए हम देखते हैं उसी वर्षों के दौरान, उसी शासनकाल के दौरान विश्व में और कौन कौन सी महान शक्तियाँ थी जो अकबर के समकालीन थी. सी, अकबर हैड रूल between the period from 1556 to 1605. Now let us know what were the other strong emperors that had existed in the other part of the world. Let us know a few names about them. Number one, पहला हम जिसके बारे में बात करेंगे, सुल्तान सुलेमान. ये कहाँ के थे? ये ऑटोमन तुर्की साम्राज्य के थे और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1520 से लेकर 1556 ईस्वी तक. द फर्स्ट एम्परर वाज सुल्तान सुलेमान who ruled over Ottoman Turkey between the period 1520 to 1556. Another ruler was Queen Elizabeth. She belonged to England and she had ruled between 1558 to 1603. दूसरा जो शासक था शाह अब्बास. ये ईरान के शासक थे और इस ईरान के शासक ने 1558 से 1629 ईस्वी सन तक शासन किया. Another ruler was Shah Abbas. He was the ruler of Iran and he ruled between 1558 AD to 1629 AD. आखिरी जो महत्वपूर्ण शासक था वो ज़ार इवान चतुर्थ, जिसको वेसिलिविएच भी कहा जाता था, जो कि रूस का शासक था और उन्होंने 1530 ईस्वी से लेकर 1584 ईस्वी सन तक शासन किया. द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट important ruler who had
ruled contemporary with Akbar. Akbar reigned. His name was Tsar Ivan IV Vasilievich, and he ruled over Russia between 1530 AD to 1584 AD. ऑटोमन साम्राज्य कहाँ पे था? देखिए, ऑटोमन साम्राज्य कहाँ पे था? तुर्की में। तुर्की आप देख पा रहे हैं, इस प्रांत को हम क्या कहते हैं? तुर्की। सी द ऑटोमन रूलर सुल्तान सुलेमान who belonged to Turkey. He ruled over entire European country and some part of the Africa and Morocco. इस ये जो सुलेमान था, उस सुलेमान ने संपूर्ण यूरोप तथा अफ्रीका के मोरक्को तक उन्होंने शासन किया। ये देखिए, ये पूरा जो नारंगी रंग का जो प्रदेश है वो ऑटोमन साम्राज्य को दर्शाता है। आप देख पा रहे हैं ऑटोमन अम्पायर, ये सभी नारंगी रंग में रंगा हुआ जो क्षेत्र है, ये प्रथम विश्व युद्ध का ये दिखाया गया। हमें इतना आगे नहीं जाना, हमें केवल 1556 से लेकर 1605 तक के इतिहास का ये अध्ययन करना है। ये मानचित्र भले ही प्रथम विश्व युद्ध का हो, लेकिन उस वक्त भी ऑटोमन साम्राज्य पूरे विश्व भर में फैला हुआ था। तो ये सुलेमान के शासन में ये उन्होंने संपूर्ण यूरोप पर कब्जा किया। सी इवन दो दिस मैप बिलोंग्स टू द वर्ल्ड वॉर वन, बट येट this map is valid to show you the power of the Ottoman Turkey Empire, who had their dominance up till 1914 era. But we should concentrate our study till 1556 to 1605. This map is just to make you better understanding where is the Ottoman Empire and over what part of the world he had exercised his dominance. ऑटोमन सम्राट और अकबर के समकालीन शासक, ऑटोमन एम्परर एंड रूलर्स कंटेम्पररी टू अकबर। ऑटोमन तुर्की का सुल्तान सुलेमान, जिसने 1520 से लेकर 1556 ईस्वी सन तक शासन किया, अकबर का समकालीन था। उसने अपने राज्य का विस्तार यूरोप की ओर किया। मैंने अभी आपको मानचित्र के द्वारा बताया। उसकी कुछ मुख्य उपलब्धियां क्या थी? उसकी कुछ मुख्य उपलब्धियों को हमने नीचे लिखे गए 4 बिंदुओं में उसका उल्लेख किया है। पहला, उसकी सेनाओं ने बगदाद और इराक पर अधिकार किया, ठीक है। और उसने दूसरा पॉइंट, सुलेमान ने ऑटोमन की नौसेना का पुनर्गठन किया और पूर्वी भूमध्य सागर में स्पेन तथा अरब में पुर्तगालियों को उन्होंने चुनौती दी। यानी इराक, ईरान जो है, इन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया। बगदाद को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। बाद में उन्होंने भूमध्य सागर में स्पेन, इटली और मोरक्को, इसको उन्होंने जीता। अरब सागर में उन्होंने पुर्तगालियों को चुनौती दी। अरब, क्योंकि उस वक्त पुर्तगाली ही सबसे पहले नाविक थे जिन्होंने दक्षिणी एशिया और दक्षिणी अफ्रीका में अपना पहला पड़ाव डाला। 1448 में जो पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा आया, उसी के पीछे पीछे ही सभी सैन्य भी भारत में आए। तो उन्होंने अरबी समुद्र में इनको ललकारा। तीसरा, सम्राट सुलेमान को अल कानूनी या विधि निर्माता की भी उपाधि दी गई, क्योंकि उसके शासनकाल में सबसे अधिक कानून बने। और इन कानूनों को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि किसानों को बेगार मतलब बिना पारिश्रमिक के उनसे मजदूरी कराना, उसको हम कहते हैं बेगार। और भारी कर्जा, यानी व्यापारियों के द्वारा लादा गया भारी कर्ज या राज्य के द्वारा लादा गया जो भारी कर्जा था, उस कर्जे से उनका संरक्षण करना, ये ऑटोमन तुर्की सम्राट सुलेमान का मुख्य उद्देश्य था। और इसी के लिए, इनके संरक्षण के लिए उन्होंने अलग अलग कानून बनाए समय समय पर।
Sultan Suleiman of Ottoman Turkey, who ruled between the period 1520 to 1566 AD, was a contemporary of Akbar. He expanded his kingdom towards Europe. Some of his main achievements are as follows. Number one, his forces captured Baghdad and Iraq. Suleiman reorganized Ottoman naval forces and challenged Spain in the eastern Mediterranean Sea and Portuguese in the Arabian Sea. See, he has developed a strong naval force. On the basis of the strong naval force, he had defeated Italy, Spain, some parts of the northern Africa like Egypt, Morocco, etc. And moreover, he has also defeated, he had also controlled the Portuguese naval forces in the Arabian Sea. Emperor Suleiman was given the title of Al Al Legal, yani Al Kanun, means lawmaker, because more laws were made during his reign, and the main objective of making such a law was to avoid forced labor and heavy debts to the farmers. आइए हम देखते हैं अभी तक हमने इस भाग में क्या क्या सीखा। अकबर ने सर्वधर्म परिषद कहाँ ली थी? अकबर ने सर्वधर्म परिषद फतेहपुर सीकरी में 1570 में ली थी। वेयर डिड अकबर ऑर्गेनाइज्ड ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस? अकबर ऑर्गेनाइज्ड इज ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट फतेहपुर सीकरी इन 1570 AD। अबू फजल ने आईने अकबरी के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी? What was the name of their biography written by Abu Fazl? And the name of the biography written by Abu Fazl was Akbarnama और आईने अकबरी एंड आईने अकबरी। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? Who was the revenue minister in the Akbar's court? Answer was राजा टोडरमन। ऑटोमन तुर्क के सम्राट कौन थे? Who was the emperor of Ottoman Turk? Answer is सुलेमान, सुल्तान सुलेमान। इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हो गया। इसके मुख्य मुद्दों को आप अपने होमवर्क नोटबुक में लिखिए, उसको याद भी कीजिए। अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखिए और शनिवार को टेस्ट के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।